हेलो बच्चा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी और क्षितिज भाग 2 का पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य खंड से आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं वो पहली बार 1932 में हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, यानी 1932 में पहली बार ये कविता जो है हंस नामक पत्रिका में प्रिंट की गई थी। ये जो हंस नामक पत्रिका है उसका संपादन प्रेमचंद जी के अंतर्गत किया गया था और इसी में जो है एक आर्टिकल शुरू किया गया था उस समय आत्मकथा नाम से। और इसी के अंतर्गत जो है जयशंकर प्रसाद जी के जो दोस्त हैं उन्होंने उनसे जो है निवेदन किया था, उनसे आग्रह किया था कि वो जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत अपनी आत्मकथा भी जो है सबको बताए या फिर अपनी आत्मकथा लिखे। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने जो है अपने मित्रों के वे इस चीज से असहमत थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर दिया था। तो उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए थे कि वे आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, इस कविता के जरिए हम वही चीजें जो है जानेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर है, क्योंकि आत्मकथा जो है वो कहा जाता है जब आप अपने जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को जो है खुलकर दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं या फिर अपनी जो आपकी जिंदगी है उसको एक खुली किताब की तरह जो है दूसरों के सामने परोस देते हैं। लेकिन आत्मकथ्य जो इस कविता का शीर्षक भी है उसका अर्थ क्या है? आत्मकथ्य अर्थात जिसमें आप अपने जीवन की सारी चीजों को खुलकर नहीं बताते हैं बल्कि कुछ हिंट्स देते हैं केवल, ताकि सामने वाला जो है समझ पाए कि आप क्या बताना चाहते हैं, आप पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यहाँ पर भी इस कविता में कवि ने जो है खुलकर हमें नहीं बताया है, केवल जो है कुछ इशारे किए हैं, कुछ हिंट्स दिए हैं हमें, जिनको हम कोशिश करेंगे समझने की, ताकि हम जान पाए कि जयशंकर प्रसाद जी ने क्यों ये निर्णय लिया कि वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपनी कविता पर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है कौन कौन से तर्क दे रहे हैं जिससे वो कह पाए कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पतियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब हम सबसे पहले कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं ताकि अर्थ जानने में आसानी हो और अर्थ के जरिए जो है हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट वर्ड है मधुप। मधुप यानी भौरा। घनी कहा जाता है अधिक को और अनंत यानी विशाल। नीलिमा अर्थात नीला आकाश और असंख्य यानी जिसकी कोई संख्या ना हो या जिसकी गिनती ना की जा सके। जीवन इतिहास यानी जीवन की कहानी। व्यंग्य यानी मजाक। मलिन अर्थात गंदा। उपहास भी कहा जाता है मजाक को। दुर्बलता यानी कमजोरी। बीती अर्थात गुजरी हुई स्थिति या गुजरी हुई बात। गागर रीति यानी खाली घड़ा। अब जो है हम इन पंक्तियों के अर्थ जानेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि भौरा गुनगुनाकर कौन सी अपनी कहानी सुनाना चाहता है। मुरझाकर गिर रही पतियां देखो कितनी आज घनी, कि आज जो है मुरझाकर कितनी सारी पतियां जो है वो गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। ये जो अनंत यानी विशाल आकाश है उसमें ना जाने कितने जीवन इतिहास हैं, ना जाने कितने लोगों की जीवन की कहानियां हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ये जो जीवन के इतिहास हैं, जीवन की कहानियां हैं, इनके जरिए जो है वे अपना मजाक उड़वाते रहते हैं। तुम भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता यानी अपनी कमजोरियां और अपने साथ बीती हुई सारी कहानियों को सबके सामने कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे,
क्या तुम मेरी कहानियों को सुनकर जो है सुख पाओगे या तुम्हें खुशी मिलेगी, देखोगे यह गागर रीति, या फिर क्या तुम जो है मेरे जीवन का जो ये खाली घड़ा है उसे देख पाओगे, यानी जो भाव रहित है मेरी जिंदगी उसको देख पाओगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अपनी कहानी बताऊं और तुम ही अपने आप को खाली करने वाले समझो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और अपने को ही तुम दोषी समझ लो कि तुम ही वो हो जो मेरी जिंदगी में सुख को छीन कर ले गए और मेरी जिंदगी में दुख को भर दिया। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के अर्थों को जानकर हम इतना तो समझ पाए हैं अभी तक कि जो कवि हैं उनका जो जीवन है वो बिना भाव का है, वो जो है दुख रहित है। इसी वजह से जो है वो अपना जो आत्मकथा है उसको नहीं लिखना चाह रहे हैं। तो अच्छे से आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कवि क्या बताना चाहते हैं उसको किस तरह से आप उसको व्याख्या में बदलेंगे, आइए आगे जानते हैं। हम एक एक पंक्ति या दो दो पंक्तियां करके जो है व्याख्या करेंगे ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं या अच्छे से समझ पाएं कि कवि क्या बताना चाहते हैं। पहली पंक्ति है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप इन पंक्तियों को बताएंगे कि कौन जो है किस तरह से अपनी कहानी बताना चाहता है, क्यों जो है किस भावों को लेकर जो है वो कहानी बता रहा है। तो व्याख्या आप शुरुआत इस तरह से करेंगे कि कवि जयशंकर प्रसाद भंवरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, यानी यहाँ पर मधुप जो शब्द है वो कवि ने क्यों यूज किया है, क्योंकि भौरे के माध्यम से जो है वो अपनी कथा को बताना चाह रहे हैं। क्यों भौरे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं ये भी आप एक्सप्लेन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे कि जयशंकर प्रसाद भंवरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि हे मन रूपी भंवरे। यहाँ पर भंवरा जो है वो कवि ने किसके लिए यूज किया है, अपने मन के लिए, कि हे मन रूपी भंवरे गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक भंवरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भंवरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए ना जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। यानी यहाँ पर जो आत्मकथा वो कहना चाह रहे हैं, अब जो है उनके जो मन के भाव हैं वो जो है अब जो उनकी बीती हुई जिंदगी है उसके आसपास जो है उनका मन मंडराने लगा है। अब जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर कि जो मन रूपी मेरा भंवरा है वो कहना चाह रहा है, यानी अपनी कौन सी बात बताना चाह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से भरा भरा था, आज वो सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये एक पंक्ति है उस एक पंक्ति से जो है कवि हमें कितना कुछ बताना चाह रहे हैं कि जो पत्तियां हैं वो किसकी ओर संकेत कर रही हैं, कवि की जिंदगी के सुख की ओर। और अब यहाँ पर जो पत्तियां हैं वो क्या है, मुरझाकर गिर रही हैं, यानी जो सुख है वो कवि का खत्म हो चुका है, उसकी जगह जो है निराशा ने ले ली है। आज जो है उनके जो सुख हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनका जो जीवन रूपी वृक्ष है, उनका जो जीवन है उसमें जो सुख है वो पतझड़ की तरह गिर चुका है, यानी उनके सुख जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब जो है उनके जीवन में वो पतझड़ का सामना कर रहे हैं, यानी वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगली पंक्तियां हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, कि हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में, यानी यहाँ पर जो ये अनंत नीलिमा यानी ये विशाल विस्तार वाला आकाश बताया गया है, ये किसकी ओर संकेत किया गया है, हिंदी साहित्य की ओर, कि जो हिंदी साहित्य रूपी ये विशाल विस्तार वाला आकाश है, असंख्य इतिहास, उसमें ना जाने कितने महान पुरुषों अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद हैं।
यानी यहाँ पर कवि जो है वो एक मौजूद हैं। यानी यहाँ पर कवि जो है वो एक तर्क देना चाह रहे हैं कि वो क्यों आत्मकथा नहीं लिखना चाह रहे हैं। कि एक तो जो है बहुत सारे जो लेखक हैं, महान पुरुष हैं, उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है वो इस हिंदी इतिहास में जो है पहले से लिखी है, वो मौजूद हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। यहाँ पर ये एक तर्क दिया है कवि ने, वो जो है इसलिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि जो पहले से आत्मकथाएं मौजूद हैं हिंदी इतिहास में, उनको पढ़कर जो है लोग मजाक उड़ाते हैं उन महान लेखकों की कमियों के, उन महान पुरुषों, उन महान कवियों की कमियों के जो है लोग मजाक बनाते हैं और कवि जो है अपना मजाक न। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यानी इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमियों का मजाक बनाने में लगा है, तब भी कहते हो, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। यानी यहाँ पर कवि अपने उन मित्रों को कह रहे हैं जो उनसे आत्मकथा लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आत्मकथा लिखे। यहाँ पर कवि उनसे कह रहे हैं कि ये सब जानते हुए भी कि लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे की कमियों का मजाक बनाने में लगे हुए हैं, फिर भी तुम जो है मुझसे चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे। फिर कवि अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है जिसमें कोई भाव नहीं है। यानी कवि यहाँ पर अपने मित्रों से कह रहे हैं कि क्या जो मेरी कहानी है, मेरी कमजोरियां हैं, मेरे साथ जो घटित हुआ है, उस सब को सुनकर तुम्हें खुशी मिलेगी, या फिर तुम जो है मेरा ये जीवन रूपी जो घड़ा है, जो एकदम से खाली है, जिसमें अब कोई भाव नहीं है, उसको देखना चाह रहे हो। अगली पंक्तियां हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि आगे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर यानी घड़े में जो सुख, खुशियों और आनंद रूपी रस थे, वो सभी तुमने ही खाली किए हैं और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर यानी घड़े से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर यानी घड़े में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। यहाँ पर कवि जो है अपने मित्रों को इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो है उनके जीवन में उनके मित्रों के द्वारा भी धोखे दिए गए हैं। तो वो जो है यहाँ पर उन्हें समझा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मकथा में तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसी चीजें लिख दूं जिसकी वजह से कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि जो मेरे जीवन में खुशियां थी, आनंद था, मेरे जीवन में जो सुख था, वो सारी चीजों को खत्म करने में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है और तुम ही भी जो है मेरे उन चीजों को दूर करके कहीं तुमने अपने जीवन में उन चीजों को भर दिया है। ये सारी चीजें तुम ना सोचो, इसलिए जो है मैं अपनी आत्मकथा जान लीजिए। कवि जयशंकर प्रसाद पहले तो अपनी आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं थे और तर्क दे रहे थे कि इस हिंदी इतिहास में ना जाने कितने महान पुरुषों अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। इस कड़वे सत्य को स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है, फिर भी कवि अंततः अपनी आत्मकथा लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु चेतावनी भी देते हैं कि वे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे पढ़कर कहीं कोई ऐसा ना समझे कि उनके जीवन में जो सुख, खुशियां और आनंद रूपी रस थे, वो उन सभी ने ही खाली किए हैं और कवि का जीवन दुखों से भर दिया है।
असल में यह भी कवि का एक तर्क ही है जिसको देकर वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं। यानी यहाँ पर जो कवि हैं वो लोगों को जो है ये असल में डरा रहे हैं कि कहीं कुछ करनी पड़े जिससे तुम शर्मिंदा हो जाओ लोगों के सामने, इसलिए जो है तुम जो है मुझे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित ना करो। यानी कवि जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए वो ये सारे तर्क दे रहे हैं। अगला काव्यांश देखिए। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। पहले इन पंक्तियों के शब्दार्थ जानते हैं, फिर अर्थ और फिर व्याख्या देखेंगे। विडंबना अर्थात दुर्भाग्य, सरलते यानी सरल मन वाले, प्रवंचना यानी छल या धोखा, उज्जवल गाथा यानी सुख भरी कहानी, आलिंगन अर्थात बाहों में भरी कहानी, आलिंगन अर्थात बाहों में भरना, और मुस्कया अर्थात मुस्कुराकर। अब जो है हम इसके अर्थ जानते हैं ताकि आप जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं जो है सरल मन वालों की हंसी उड़ाऊं या फिर अपने मित्रों की हंसी उड़ाऊं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, मेरे साथ जो घटित हुआ है या फिर मेरे साथ जो छल प्रपंच हुआ है उन सबको मैं दूसरों के सामने दिखलाऊं, यानी दूसरों ने जो मेरे साथ छल कपट किया है उसको मैं दूसरों के सामने दिखलाऊं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, वो जो मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा है यानी जो सुख भरी कहानी है मेरे जीवन की, मैं उसको दूसरों के सामने कैसे बता सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हूँ, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, यानी जो मेरे निजी क्षण हैं यानी जो मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं, मैं उनको जो है दूसरों के सामने कैसे बता सकता हूँ। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मुझे अब तक जो है मेरे जीवन में वो सुख कहाँ मिला है जिसका मैं स्वप्न देखकर जागा करता था, यानी जो मैं कल्पना किया करता था वो सुख मुझे कहाँ मिला है। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, यानी मेरी बाहों में आते आते वो जो सुख है वो मुस्कुराकर जो दूर भाग गया है, मैं उसके बारे में कैसे किसी को बता सकता हूँ। अब जो है हम दो दो पंक्तियां करके इस काव्यांश को भी एक्सप्लेन करेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि यह तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि अरे सरलती तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, क्योंकि सरल मन वाले की मैं हंसी कैसे उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई, कुछ लोगों ने भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल प्रपंच किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। यानी यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं, मैं जो है अपने मित्रों की और अपनी कोई भी जो है हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूँ, यानी मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी आत्मकथा को पढ़ें और मेरे मित्रों को बुरा भला कहें या हमारा मजाक बनाएं, हमारी मित्रता की हंसी उड़ाएं, इसलिए जो है कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहते हैं,
यानी यहाँ पर जो मधुर चांदनी में बातें होने की जो जिक्र कर रहे हैं कवि, वो किसके साथ कर रहे हैं? जो वे अपनी पत्नी के साथ उनके जो प्राइवेट मोमेंट्स थे। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए जो उनके मधुर पल हैं उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि मधुर चांदनी रातों की, कि चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी यानी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही तो अब मेरे जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। यानी यहाँ पर कवि एक और तर्क दे रहे हैं, और वो क्या तर्क है कि वो जो उनके पर्सनल मोमेंट्स हैं, उनके जो निजी पल हैं, वो उसको जो है लोगों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो है टाइम स्पेंड किया है, वो जो है उसे लोगों के सामने नहीं बताना चाहते, लोगों के साथ उनको नहीं बांटना चाहते। मधुर स्मृतियां क्यों कहा है? क्योंकि उनकी पत्नी जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका निधन हो चुका है, वो जो है अब कवि के साथ नहीं है, उनकी केवल यादें कवि के साथ हैं, इसलिए वो जो है उन यादों को बांटना नहीं चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काए कर हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देख रहा था। उस स्वप्न को देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उनके साथ जो है पूरा जीवन खुशी खुशी बिताने का स्वप्न देखा था, लेकिन ये स्वप्न जो है वो टूट गया। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और अब जो है ये जो सपना है वो केवल कल्पना मात्र रह गया है। उनका जो जीवन है पूरा दुखों से भर गया है। वो अपनी पत्नी से अब अलग हैं, वो उनसे बहुत दूर हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जो ये स्वप्न था, वो जो है मुस्कुराकर जो है मेरे बाहों में आते आते मुझसे छूट कर जो है मुझसे दूर भाग गया। इसलिए वे जो है इन चीजों को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, वो अपने दुखों को कुरेदना नहीं चाहते हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ जान लीजिए। कवि अपनी आत्मकथा को ना लिखने के और तर्क देते हैं और बताते हैं कि वे अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। और कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां ही अब कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शक है। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं, यानी सुखमयी जो उनकी यात्रा है, जीवन यात्रा है, उसके रूप में जो है उस चीज को देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। ये भी जो है कवि एक तर्क दे रहे हैं जिसके कारण जो है वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। अगला काव्यांश है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेया बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों के भी पहले शब्दार्थ जान लेते हैं, फिर अर्थ और व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले है अरुण कपोल यानी लाल गाल, मतवाली यानी मस्त कर देने वाली, अनु अर्थात प्रेम से भरी हुई, स्मृति यानी यादें, पाथेय सहारा, पथिक यानी यात्री, पंथा यानी रास्ता। सीवन कहा गया है सिलाई को और उधेड़ होता है उखाड़ना। कंथा यानी जीवन की कहानी, मौन अर्थात चुप और व्यथा कहा जाता है दुख को। तो अब जो है हम अर्थ जान लेते हैं और उसके बाद व्याख्या जानेंगे।
तो जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अब यहाँ पर जो कवि हैं वो अपनी जो पत्नी है उसके सुंदरता का बखान कर रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके सुंदर लाल गालों की जो मस्त कर देने वाली सुंदर छाया है, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसके उन अरुण कपोलों से यानी लाल गालों से जो प्रेम भरी सुबह है वो भी जो है प्रेम से भरी हुई सुहाग की निशानी उससे लेती थी। उसकी स्मृति उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, यानी जो पत्नी है उनकी जो यादें हैं वो जो है थके हुए यात्री की जो रास्ता है उसका सहारा बनी है। यहाँ पर कवि अपनी बात कर रहे हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तुम जो है जो ये सिलाई है उसको उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, यानी मेरी जो जीवन कथा है उसको क्यों उखाड़ना चाहते हो, क्यों उसको बखेरना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, मेरा जो ये जीवन है वो बहुत छोटा सा है, उसमें मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूं, यानी मैंने आज तक जो है कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं की है तो मैं कैसे बड़ी बड़ी कथाएं सुना सकता हूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, यानी ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की आत्मकथाएं सुनूं और खुद जो है चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि तुम जो है मेरी भोली भाली आत्मकथा, छोटी सी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, उससे क्या प्रेरणा लोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी कोई ऐसा समय भी नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि अभी जो मेरे दुख हैं वो चुप हैं, यानी वो सोए हुए हैं, मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता हूं। अब इन पंक्तियों की व्याख्या जान लेते हैं। पहली दो पंक्तियां हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पर आप पहले बताएंगे कि कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं या किसका वर्णन कर रहे हैं। तो व्याख्या करते हुए आप सबसे पहले लिखेंगे, कवि अपनी प्रिया की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रिया अर्थात अपनी पत्नी की जो उनकी सौंदर्य है, उनकी सुंदरता है, उसका वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी उसके लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रेम बिखेरती हुई प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उदित हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता था जैसे सुबह भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। यानी वो अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन जो है वो सुबह से कर रहे हैं। जिस तरह सुबह जब होती है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, तो उस लालिमा का जो वर्णन है वो कवि अपने जो पत्नी है उनके लाल गालों से कर रहे हैं, कि उनके जो लाल गाल हैं वो सुबह की तरह थे। ऐसा लगता था कि सुबह भी जो है वो लालिमा उनकी पत्नी से लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षण ही अब उनके जीने का एकमात्र सहारा हैं। इसलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने दिल में संजोकर रखना चाहते हैं। ये भी एक तर्क है कवि का कि वो क्यों अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि जो यादें हैं वही अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। अगर वो उसे भी बांट देंगे तो उनके जीवन में जो ये थोड़ी सी खुशियां बची है उनकी पत्नी की यादों के तौर पर, वो भी जो है उनसे बंट जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। आगे कवि पूछ रहे हैं कि मेरे अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिखूं। अर्थात मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। यहाँ पर कवि जो है वो क्या पूछ रहे हैं लोगों से कि तुम जो है मेरे अंदर क्यों झांकना चाहते हो, यानी मेरे जीवन के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो मेरे जीवन में। क्योंकि उनका जो जीवन है वो बताना चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो बहुत छोटा सा है, उसमें कोई बड़ी बड़ी ऐसी कोई बातें नहीं है जो वो बता सके या किसी को प्रेरित कर सके। उन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है, तो वो अपनी आत्मकथा में क्या लिखेंगे। तो ये भी जो है एक तर्क है कवि का कि वो अपने जीवन में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल नहीं की है, तो वे अपने जीवन की ऐसी कौन सी बातें बताएं आत्मकथा में जिससे लोग जो है प्रेरित हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि आगे कहते हैं कि यह ज्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियों या आत्मकथाओं को सुनूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, यानी तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के अनुसार उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, या उन्होंने अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने में किसी को कोई रुचि हो। इसलिए कवि जो है आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनके अनुसार उनकी आत्मकथा में कोई भी रोचक बात नहीं होगी, उनके जीवन कथा में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो दूसरों को प्रेरित कर सके। अगली पंक्ति है अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि यहाँ पर एक तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है, वह अभी थककर सोया है। कवि अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं और इस समय वो अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले हैं, इसलिए वो वापस अपने दुखद अतीत को कुरेद कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्यों बताया है कि अभी समय नहीं आया है, क्योंकि अभी जो कवि हैं उनका जो दुख है वो अभी अभी शांत हुआ है, यानी उनकी जो पत्नी है उनका जो दुख है जाने का वो अभी अभी अपने आप को संभाल पाए हैं, इस चीज से अभी अभी जो है वो उभर पाए हैं। तो वो नहीं चाहते कि जब वो अपनी आत्मकथा लिखें तो वहां पर जो है वो अपने दुखों को कुरेदना नहीं चाहते हैं। उनसे तो वो खुद भी चाहते हैं कि वो भी शांत रहें और दूसरों की आत्मकथाएं सुने, दूसरों की बातें सुने, प्रेरित हो और खुद भी जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। अभी जो है ये समय नहीं है कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। इन पंक्तियों के भावार्थ जान लीजिए कि कवि नहीं चाहते कि कोई भी उनके अंतर मन में झांक कर देखे, क्योंकि वहां तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुरानी यादों को संजो कर रखा है। कवि के अनुसार उनके जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिससे कोई प्रेरित हो सके, इसलिए वे अपने जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़कर नहीं दिखाना चाहते। इसलिए कवि कहते हैं कि उन दुख भरे क्षणों को जिन्हें वे भूल चुके हैं उन्हें फिर से याद करने के लिए उनसे कोई मत कहो, क्योंकि उनको याद करने से उनके मन में फिर से हलचल होने लगेगी और वो फिर से दुखी हो जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। तो ये थी कविता आत्मकथा, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा ना लिखने के तर्क दिए कि वो क्यों जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। वो अपने दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, वो अपने निजी पलों को जो है दूसरों के सामने नहीं बताना चाहते, वो अपने दुखों को जो है कुरेदना नहीं चाहते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जो है कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिससे वो दूसरों को प्रेरित कर सके। और एक आत्मकथा में जो है ये सारी चीजें होती है जो उनके साथ घटित हुआ होता है, उनकी पूरी जो जिंदगी होती है उसको जो है दूसरों के सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। और कवि ये बिल्कुल नहीं चाहते
चाहते कि वो अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह दूसरों के सामने प्रस्तुत करे। इसलिए कवि यहाँ पर आग्रह कर रहे हैं सबसे कि कोई जो है उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए ना कहे। वे जो है अपनी आत्मकथा लिखने के लिए अभी तैयार नहीं है, अभी जो है सही समय नहीं आया है कवि के अनुसार। तो आशा करते हैं कि ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप जो है कवि के भावों को समझ पाए होंगे। और इसके जो क्वेश्चंस आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं या उसके अलावा जो है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर्स के आधार पर, तो आप जो है अच्छे से अपने शब्दों में उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। इसी के साथ साथ दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस के लिए, दूसरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।